अच्छा बच्चों, हमने ये तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर पूरा हो गया था, ठीक है। ये देखें, ये स्टेट ऑफ मैटर के नोट्स। साथ साथ देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट पास पेपर के क्वेश्चंस थे वो मैंने साथ ही ऐड किए हुए हैं नोट्स के साथ, ये देखें, ठीक है। और अब जो डिटेल पास पेपर हैं वो मैंने बेटा इसके एंड पर लगा दिए हैं। यहां से बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। और बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा भाई, ठीक है, कैलकुलेटर जरा हाथ में रखिएगा। बेटा मेरी आवाज लैग हो रही है बेटा? कोई लैग कर रही है आवाज मेरी या ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा ये मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वेश्चन ना हमने मोल में भी किया था, लेकिन चले आप लोग भूल जाते हैं, दोबारा कर लेते हैं। ग्लाइसरोल कैन बी यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन डिकम्पोज रैपिडली ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस बन रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मोल्स वाटर स्टीम की फॉर्म में है तो इसको भी गैस ही कंसिडर करोगे। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, ये आपके पास बेटा बन रही है गैसेस, राइट। A sample of nitroglycerine decomposes releasing 1.06 cubic decimeter oxygen at 850 केल्विन और इतने प्रेशर पर। बच्चों अब देखो, बट अब देखो कि यहां पर ना आप वो नहीं लगा सकते कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर होता है। रूम टेम्परेचर 850 रूम टेम्परेचर नहीं है, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है ना। तो इसमें आप ऐड कर लो +273, तो आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है बेटा, 298 आ रहा है ना। 298 केल्विन इज द रूम टेम्परेचर ना। तो ये तो रूम टेम्परेचर पर नहीं है। तो मुझे ये बताओ, अगर रूम टेम्परेचर पर आपको उसने गैस नहीं दी, रूम टेम्परेचर ओ लेवल्स में तो यही होता था कि आपको वो गैस हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही देता था, है ना। तो आप बड़े आसानी से बेटा मोल निकाल लेते थे, लेकिन यहां पर रूम टेम्परेचर नहीं है, तो अब मोल कैसे निकालोगे? तो सुनो बेटा, उसका एक फॉर्मूला है गैसेस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। और बेटा आपने मोल्स निकालने हैं तो एन इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय आर टी। सिर्फ यहां पर जो मेन चीज है बेटा, आपको यूनिट्स कन्वर्जन बहुत अच्छी आनी चाहिए। प्रेशर इन पास्कल्स पहले से लिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन पहले से लिया हुआ है। बेटा जो वॉल्यूम है ना, ये क्यूबिक मीटर में होना चाहिए। क्यूबिक डेसीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, ठीक है। तो अब मोल्स निकालने हैं, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, पी क्या है बेटा, प्रेशर इन पास्कल्स, तो ये बेटा प्रेशर है पास्कल्स के अंदर, ठीक है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यहां पर। 1.00 टाइम्स 10⁵ अच्छा बात सुनो, अगर एटीएम में दिया हो ना प्रेशर, तो ये याद कर लो ये रिलेशन, कि 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। बच्चों ये याद कर लो, अगर एटीएम में होगा तो इस एटीएम में इतने पास्कल्स आते हैं। तो ये बेटा आपके पास पी आ गया। वॉल्यूम क्या है बच्चों? वॉल्यूम उसने आपको दिया हुआ 1.06, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना 1.06 को डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो ये क्या हो जाएगा, 1.06 टाइम्स 10⁻³ 1000 को ऊपर ले आया ना, तो 1.06 टाइम्स 10⁻³ बास बच्चों को मार्क्स स्कीम में भी देख कर ये समझ नहीं आ रही होती कि ये 10⁻³ कहां से आया, तो उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो क्यूबिक डेसीमीटर था उसको क्यूबिक मीटर में लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना मस्ट है, तो इसलिए ये जब 1000 ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। बेटा आर क्या है आपके पास? आर, यहां पर आर देख लो बच्चों। आर कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स, डाटा में उसने दिया होगा 8.31, और टेम्परेचर बेटा उसने आपको दिया हुआ है 850 केल्विन, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बेटा जो आपके पास अब आएंगे वो क्या आएंगे, वो जरा आप बेटा कैलकुलेट कर लो जल्दी से, मुझे कोई बच्चा बता दो। आयशा जरा अपने हाथ में रखो ना कैलकुलेटर भाई। 0.015 मोल्स बेटा, डिवाइड करने के बाद 0.015 मोल्स आ रहे हैं किसके? ऑक्सीजन के। बेटा ऑक्सीजन के मोल्स आपने निकाल लिए हैं, ये वो ये कह रहा है
कि ऑक्सीजन के मोल निकालने के बाद कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन दैट डिकम्पोजेस। बताओ भाई ये नाइट्रोग्लाइसरीन कितना डिकम्पोज हुआ होगा। तो रेशो बेटा आप बनाओ, सिंपल रेशो बनानी है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के मोल अभी आपने निकाल लिए ना, आपने ये ऑक्सीजन के मोल बेटा निकाले, ये ऑक्सीजन के मोल, और नाइट्रोग्लाइसरीन के मोल्स निकालने हैं, देन मैस में कन्वर्ट करना। रेशो क्या है बेटा, अगर आप देखो ऑक्सीजन में और C3H5N3O9 में रेशो क्या है, तो बेटा 1:4 है। मतलब ये हुआ कि जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे ना, नाइट्रोग्लाइसरीन के मोल उससे 4 टाइम्स ज्यादा होंगे, 4 गुना ज्यादा होंगे। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है तो नाइट्रोग्लाइसरीन 4 मोल डिकम्पोज होंगे, ठीक है। तो बेटा अब ऑक्सीजन कितना बन रहा है असल में 0.015, तो इसके 4 गुना ज्यादा कर दो, टाइम्स 4 कर दो बस। तो x इज इक्वल टू 0.015 टाइम्स 4, तो ये आपके पास नाइट्रोग्लाइसरीन के मोल्स आ जाएंगे जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 0.06। बेटा अब मोल्स है ना, वो मैस कह रहा है, वो कह रहा है मैस बताओ। बेटा एमआर निकाल लो जरा नाइट्रोग्लाइसरीन का, एमआर ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन C3H5N3O9, मतलब बेटा 3 कार्बन हैं, 5 हाइड्रोजन हैं, 3 नाइट्रोजन है, नो ऑक्सीजन है। कार्बन हो गया बेटा 12, हाइड्रोजन हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया 14, और ऑक्सीजन हो गया 16। बेटा सारे को कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, 227। कोई और बच्चा भी चेक कर ले ये आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा आपके पास ये आ गया एमआर, ठीक है। अब बेटा आपने सिर्फ मोल्स को मैथ्स में लेके जाना है, ये मोल्स हैं भाई, ये मोल्स हैं, इसको मैथ्स में लेके जाना है, ठीक है ना। तो 1 मोल में, या फॉर्मूला लगा लो चलो, मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एमआर। तो मोल्स आपके पास हैं 0.06, मैस आपने निकालना है, एमआर आपने निकाल लिया है 227। थोड़ा मैस निकाल लो, 0.06 टाइम्स 227, यू विल गेट द आंसर। 13.62, ओके। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और भी बेटा नोट करो ना, साथ साथ चीजें अब सीखना शुरू करो। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने यूज किए गए हैं, क्वेश्चन की वैल्यूज पढ़कर बताओ। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, मिनिमम। 2 है 3 है, मुझे 3 लग रहे। दो कौन बच्चा कह रहा है, 3 है ना बेटा। जो बच्चा 2 कह रहा है वो पूछे ना, ताकि उसका जो मसला है वो हम हल करें बेटा। हाँ, 2 नहीं है बेटा, 3 है, ठीक है ना। 1.00 भी थ्री थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है ना इसके अंदर। तो आपको जो आंसर देना है ना, वो मिनिमम बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होता है, मिनिमम। जितने एग्जामिनर ने यूज किए होंगे ना, उतने में आपने आंसर देना है। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं, ठीक है ना। डेसिमल प्लेसेस बाद में, पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कि एग्जामिनर ने मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट, लेकिन वो अलाउ करता है क्योंकि उसने 2 डेसिमल प्लेस लिए हुए हैं ना। तो अगर कोई बच्चा 6.2 भी लिखेगा तो ठीक है, क्योंकि दो। लेकिन मेन जो चीज है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर लेकिन हिबा आप कह रही है ना कि 2 डेसिमल प्लेस, अगर आप ये 6.2 लिखेंगे तो वो ठीक करेगा, कोई मसला नहीं है इसको। अच्छा देखें, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज्ड बाय दिस डिकम्पोजिशन एट 850 एंड दिस प्रेशर। वो कह रहा है कि बताओ, जब इतना डिकम्पोज हुआ, जब बेटा ये इतना डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, जब ये इतना डिकम्पोज हुआ है, तो मुझे ये बता दें
बेटा मुझे ये बताएं कि अब टोटल गैसेस कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, टोटल गैसेस, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मुझे बताएं कि जब आपके पास कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज बाय दिस डिकम्पोजिशन, इतने डिकम्पोजिशन से कितनी गैसेस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। पता है आप क्या करो, इसको इसको इस तरह करो बच्चों, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको इस तरह बता देता हूं के हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपके पास है ना बेटा, ये जितना भी डिकम्पोज हुआ है ये बताओ उससे ऑक्सीजन कितनी बनी है। जितना भी नाइट्रोग्लाइसरीन डिकम्पोज हुआ है उससे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना बना है ये बताओ पहले। 1.06। ठीक है, तो इसको एक तरीका इस तरह कर सकते हो आप कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और टोटल वॉल्यूम, इसमें आपने रेशो निकालनी है, इसमें रेशो निकालनी है ना आपने। अब इक्वेशन को देखो एक मिनट, और भी बहुत सारे मेथड है, एक पहले इसको देख लो, अगर ये पसंद नहीं आएगा फिर एक और तरीका भी बता दूंगा। बेटा मुझे ये बताओ, कितने कितने मोल्स हैं 12, यहां कितने बन रहे हैं 10, यहां कितने बन रहे हैं 6, यहां कितने बन रहे हैं 1। सर टोटल ऐड करो, टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं इसके, टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं बच्चों। 29, मतलब 12 प्लस 10 ये आपके पास हो जाएंगे 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28, और एक 29। आपको पता है गैसेस के केस में ना, एक बात और सुन लो, गैसेस के केस में जो मोल्स होते हैं वही आपका वॉल्यूम भी होता है। मतलब मैं कहूंगा ना ये 29 मोल्स, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 29 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम। ये बात पता है आपको बच्चों कि जो गैसेस होती है ना, गैसेस में जो मोल्स होते हैं उनको आप वॉल्यूम भी कह सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूं 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ये भी कह सकता हूं 12 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ये भी कह सकता हूं 12 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सिर्फ गैसेस के केस में, वॉल्यूम लिक्विड्स के केस में नहीं। तो बच्चों टोटल वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है आपका 29 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, 29 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर अगर ऑक्सीजन कितनी बन रही है बेटा, ऑक्सीजन कितनी बन रही है 1, अगर ऑक्सीजन 1 क्यूबिक डेसीमीटर बने ना, अगर ऑक्सीजन कितनी बने 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना होगा 29 क्यूबिक डेसीमीटर। सही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्सीजन जब बनेगी तो टोटल गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा 29 होगा। ठीक है, तो अगर 1.06 क्यूबिक डेसीमीटर अगर ऑक्सीजन गैस बनेगी तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एक्स होगा। ये एक तरीका है बेटा, सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें इसको, 1.06 टाइम्स 29, 1.06 टाइम्स 29, 30.74। तो आप कह देंगे 30.7 क्यूबिक डेसीमीटर, ये टोटल वॉल्यूम अलाउ कर रहा है। 74 भी लिखेंगे वो अलाउ कर देता है बेटा, ठीक है ना, वो भी ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, वो खुद कर लीजिएगा बेटा क्योंकि मैंने आगे भी जाना होगा। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप इस तरह करो, एक और तरीका जो मेरे ख्याल है आपको, क्या बताओ ये ज्यादा आसान लगे। मुझे बताओ कितने मोल्स हैं यहां पर, 4 मोल्स, लेकिन ये लिक्विड है ना, चले हो जाएगा, फिर भी कितने हैं, 4 मोल्स हैं। अगर 4 मोल नाइट्रोग्लिसरीन डिकम्पोज हो तो टोटल मोल कितने बनेंगे 29, टोटल मोल्स कितने बनेंगे 29 बनेंगे, है ना। फिर आप देखो कि नाइट्रोग्लिसरीन के कितने मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, यहां पर आपने नाइट्रोग्लिसरीन के मोल्स बताए ना बेटा, कितने डिकम्पोज हो रहे हैं 0.06। तो अगर 0.06 मोल नाइट्रोग्लिसरीन के डिकम्पोज होंगे तो फिर कितना वॉल्यूम गैस का बनेगा, एक्स, एक्स कर लो, ठीक है। लेकिन ये मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा है, 2 स्टेप में फौरन आपको आंसर मिल जाता है इसमें। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, मैं कोशिश करता हूँ पहले कुछ कैलकुलेशन वाले और फिर उसके बाद, हाँ पहले ये बेटा ये आप लोग करें, ये वाला।
बच्चों ये क्वेश्चन जरा जल्दी से आप लोग करके देखें, फिर मैं कराता हूँ आपको। अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले एक दफा आप ट्राई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि NCl3 डिकम्पोजेज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन। NCl3 इट गिव्स N2 प्लस 3Cl2। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन गैस में और क्लोरीन गैस में, राइट। लिक्विड है NCl3 और दो गैसेस बना रहा है। ये जरा चीजें गौर से देखते जाओ। अ सील्ड कंटेनर जिसका वॉल्यूम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। सील्ड कंटेनर, वॉल्यूम है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके अंदर अनरिएक्टिव गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1, इसका प्रेशर है 1.00 टाइम्स 10⁵ पास्कल्स। ये बड़ा इसके अंदर प्रेशर है। अब आपने क्या किया, इसमें इंजेक्ट किया क्या चीज, 0.241 ग्राम ऑफ NCl3। कि बेटा आपने इसमें इंजेक्ट किया नया, ठीक है ना। पहले से उसमें एयर होगी ना बेटा, पहले ये एयर का प्रेशर इतना बता रहा है कि ये एयर का प्रेशर है, और अब आपने उसमें क्या किया बेटा, इंजेक्ट किया है NCl3, और फिर उसको आपने हीट किया और NCl3 को आपने फुली डिकम्पोज किया बेटा। NCl3 को कह रहा है आपने फुली डिकम्पोज किया, फिर कूल किया। तो कैलकुलेट द फाइनल टोटल प्रेशर इनसाइड द सील्ड कंटेनर एट 20 डिग्री। बच्चों आपके पास गैस का, अच्छा ये तो अनरिएक्टिव गैस है, सील्ड कंटेनर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसके अंदर ये पहले से प्रेशर है अनरिएक्टिव गैस का, इसको छोड़ दो। 0.24 ग्राम ऑफ NCl3 इसको आपने डिकम्पोज किया है, और इसके रिजल्ट में दो गैसेस मजीद बनी है बच्चों। इसके रिजल्ट में दो गैसेस मजीद बनी है। तो अब इस तरह करो, पहला काम आपने बताना क्या है, आपने बताना यह कि टोटल प्रेशर कितना है इस कंटेनर में। एक ट्रिक बताऊं वो क्या, जो चेक करना चाह रहे हैं, जो आप लोग इग्नोर करेंगे। आप लोग ये करो, पहले इसके मोल निकालो, NCl3 के निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। फिर इस मोल में से इन दोनों गैसेस के मोल को सम कर लो, वो भी हो जाएंगे ना, रेशो मेथड से हो जाएंगे। दोनों गैसेस के मोल निकल आए, उनके मोल्स निकलने के बाद बच्चों उनका प्रेशर निकालो, पीवी इज इक्वल टू NRT। तो जब प्रेशर निकाल लोगे ना इन दोनों गैसेस का, क्योंकि मोल्स आपने इकट्ठे कर दिए तो प्रेशर भी इकट्ठा आएगा, फिर जो इन दोनों गैसेस का प्रेशर आएगा बच्चों, उसमें ये पहले से जो प्रेशर है ये ऐड करो। टोटल प्रेशर देखो ना, टोटल को बोल्ड किया हुआ है, वही टोटल प्रेशर बताओ आप। अब बेटा ये करना है आपने, सबसे पहला काम मोल्स ऑफ NCl3 निकालो, मोल्स ऑफ NCl3, ठीक है। मैस कितना है, 0.241। बट इसका MR कितना होता है NCl3 का। NCl3 इस तरह है बच्चों, के NCl3 है नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 35.5, 120.5। ठीक है, जीरो पॉइंट टू फोर वन डिवाइडेड बाई 120.5, 0.002। ये मोल्स आ गए बच्चों। अब वो कह रहा है कि आपने जब इसको फुली डिकम्पोज किया तो जाहिर बात है गैसेस बनी ना, गैसेस को इकट्ठा कर लो, ठीक है। कितने मोल गैसेस बनी, अभी रेशो बना लेते हैं बेटा, रेशो बना लेते हैं बच्चों। NCl3 में और गैसेस में जरा रेशो, मोलर रेशो बना बना निकालें, N2 और Cl2 मिलाकर। क्या मोलर रेशियो है, अगर ये 2 मोल्स होंगे ना, अगर ये 2 मोल्स हैं, अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं, 1 मिनट इंडिविजुअली कर लेते हैं। NCl3 और N2 में रेशियो क्या है बेटा, इस तरह कर लो। NCl3 और N2 में क्या रेशियो है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2:1, कि जितने मोल NCl3 के होंगे नाइट्रोजन के उसका हाफ होंगे, राइट, नाइट्रोजन के हाफ होंगे। अगर NCl3 के मोल इतने हैं 0.002, तो ये x मतलब हाफ हो जाएंगे 0.001। ये बेटा आपके नाइट्रोजन के मोल्स आ गए। अब अगला तो बहुत आसान है, तो भाई नाइट्रोजन और क्लोरीन में मोलर रेशियो क्या है। बेटा नाइट्रोजन और क्लोरीन में मोलर रेशियो क्या है, 1:3। जितने मोल नाइट्रोजन के होंगे ना
जितने मोल नाइट्रोजन के होंगे बच्चों, क्लोरीन के मोल उसके मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होंगे, 3 टाइम्स मोर। तो देखो, नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है 1:3 है। जितने मोल नाइट्रोजन के होंगे, इसके 0.001 है, तो इसके 0.003 हो जाएंगे, 3 गुना ज्यादा। तो x इज इक्वल टू 0.001 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0.003। ये बेटा आपके पास क्लोरीन के मोल्स आ गए। दीज आर द मोल्स ऑफ क्लोरीन। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, टोटल मोल्स। 0.004। अब फॉर्मूला लगा लो बेटा, प्रेशर निकालना है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जगह ही नहीं है माशाल्लाह से अब। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर निकालना है। पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। यूनिट्स आपको पता है, प्रेशर पास्कल मिलेंगे। एन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स ये हैं 0.004। आर जनरल गैस कांस्टेंट 8.31। और टी क्या है बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन, जो कि आपके पास सेल्सियस में है ना बच्चों। इसको ऐड करो 273, कितना हो जाएगा बेटा, 293। 293 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम है आपके पास 250 क्यूबिक सेंटीमीटर भाई। 250 को क्यूबिक मीटर में जाना है तो 10⁻⁶ से डिवाइड करना होगा, तो 250 टाइम्स 10⁻⁻6, दिस इज द वॉल्यूम। जगह ही नहीं है भाई इसमें, वैसे मैंने शुरू में बहुत ज्यादा स्पेस यूज कर ली है। आंसर क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है। प्रेशर क्या आ रहा है, ये इन इन गैसेस का प्रेशर पूछ रहा हूँ। पर इन गैसेस का प्रेशर कितना आ रहा है, 3.9 टाइम्स 10⁻⁴। बच्चों आंसर नहीं आएगी, दिस इज नॉट आंसर। भाई पहले से भी तो कुछ प्रेशर था या नहीं था, इनर्ट गैस का। मुझे बताओ, ये 3.9 टाइम्स 10⁻⁴ पास्कल किसका है। 3.9 टाइम्स 10⁻⁴, ये जो प्रेशर आ रहा है, ये किसका प्रेशर है, ये नाइट्रोजन का प्रेशर है और ये क्लोरीन का प्रेशर है, दो गैसेस का। बच्चों पहले से जो कंटेनर में इनर्ट गैस थी उसका ये प्रेशर है, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। इन दोनों को ऐड करना है बच्चों। देखो टोटल प्रेशर के लिए करोगे, 3.9 टाइम्स 10⁻⁴ प्लस 1.00 टाइम्स 10⁻⁵। नाउ यू विल गेट द आंसर। बड़ा अब आंसर आ जाएगा, बोल दो जरा आंसर शाबाश जल्दी से। पास्कल्स। टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है बेटा। क्या करना है आपने, क्या करना है आपने, आपने NCl3 के मोल निकाले। देखो पहले स्टेप में NCl3 के मोल निकल आए। फिर आपने इन मोल से नाइट्रोजन के मोल निकाले, कितना बना, क्लोरीन के मोल निकाले, वो निकल आए। दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया, ठीक है ना। दोनों के मोल्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद बेटा आपने प्रेशर निकालना था, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूला में डाला, वहां से प्रेशर निकल आया इन दोनों गैसेस का। इन दोनों गैसेस का जो प्रेशर निकला बच्चों, इन दोनों गैसेस के प्रेशर को जो पहले से इनर्ट गैस का प्रेशर था उसमें ऐड कर दिया, यू विल गेट द आंसर। अब आ जाओ बेटा, ये तो मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, बेटा एक ये अगर कर लो, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत आते हैं, जल्दी से, जल्दी से बेटा ये कर लो।
जी बच्चों जल्दी से करो, शाबाश, हरी अप। ऑब्जर्वेशन। अच्छा बेटा इसको करते हैं अब। जी स्टूडेंट्स अब जरा देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंपाउंड AS2S3 is a common mineral. When AS2S3 is heated strongly in air, ये बेटा एयर के साथ इसको हीट कर रहा है, तो अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर शोन। AS4O6, एस आर्सेनिक होता है, राइट? एस इज आर्सेनिक, ग्रुप 5 से बिलोंग कर रहा है बेटा, और SO2 बन रहा है। A sample containing 0.198 gram of AS2S3, एस एक एलिमेंट है, एस इज आर्सेनिक और कैपिटल एस सल्फर है, राइट? और एस इज आर्सेनिक। अच्छा ये जो सैंपल है ना बेटा, 0.198 ग्राम ऑफ AS2S3, इसको कह रहा है जी आपने 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्योर ऑक्सीजन में रखा है, जो कि एक्सेस में है। इसका मतलब है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। LR मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन एक्सेस में है। मुझे कैसे पता चला? क्वेश्चन में उसने खुद बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ AS2S3 सारा रिएक्ट कर जाएगा। The reactants are heated until no further change is observed. The products are then allowed to cool to room temperature. Calculate the volume in cubic decimeter of gas present at the end of experiment. आपने बताना है भाई कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो वो गैसेस का वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 24 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल अंडर दिस कंडीशन, एज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट, शो योर वर्किंग। मतलब यहां पर बच्चों पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने का मेरा नहीं ख्याल कि आपको फायदा होगा, क्योंकि उसने बता दिया ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है और एक मोल गैस का ये वॉल्यूम है। वही ओ लेवल्स में जो आप गैसेस के लिए यूज करते थे वो कंसेप्ट यहां यूज करोगे। ठीक है। सबसे पहला काम करना क्या है? करना यह है बच्चों के वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग, कितना गैस का वॉल्यूम है जो एक्सपेरिमेंट के बाद बच गया है। तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी भाई? उसमें दो आएंगी। एक तो आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनी, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आप बेटा देखोगे कितना फॉर्म हुआ, राइट? वॉल्यूम ऑफ SO2 फॉर्म्ड। और क्या चीज देखोगे? वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट। बेटा ये भी तो बचेगा ना। तो एट द एंड जो टोटल वॉल्यूम होगा ना बच्चों, एट द एंड जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें दो वॉल्यूम्स को ऐड करना है। पहली चीज SO2 कितना बना वो देखोगे। दूसरी चीज SO2 कितना बचा, क्योंकि एक्सेस में है ना, कुछ यूज हो गया, जो बच गया है उसका वॉल्यूम तो कंसीडर होगा ना। तो बड़ा ऐड इसलिए करना है क्यों आपने वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग बताना है ना, कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना वॉल्यूम है आपके पास। तो आपको वो ये तो नहीं कह रहा ना कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट बताओ वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
आपको ये तो नहीं बता रहा ना बेटा कि ये बताओ एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग। तो रिमेनिंग का मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट के बाद गैसेस का वॉल्यूम है वो आपने बताना है। तो अगर दो चीजें हैं तो दोनों को ऐड तो करेंगे ना बेटा, या नहीं करेंगे? ऐड करेंगे। तो बच्चों पहला काम ये करो, लिमिटिंग रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा होगी। मोल्स ऑफ AS2S3 ये निकालने हैं। 0.198, इसका बेटा MR क्या होगा? MR ऑफ AS2S3। कोई बच्चा इसका एग्जैक्ट MR बता सकता है? MR क्या होगा? और MR वही बताइएगा जो ए लेवल्स के पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, आर्सेनिक और सल्फर। 246.1। आयशा जो है ना सही छापे मार रही है मार्किंग स्कीम के, तो सही आंसर दे रही है माशाल्लाह से, गुड बेटा। 246.1। अच्छा, ये आगे बेटा। अब बेटा इसको डिवाइड कर दो जरा, 0.198 डिवाइडेड बाय 246.1। हाँ जी बेटा, इसको डिवाइड करते हैं जरा। 0.198 डिवाइडेड बाय 246.1, बेटा ये आ रहा है 8.05 टाइम्स 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 -4। बेटा ये मोल्स आए हैं पता है किसके? AS2S3 के। पहले ये देख लें SO2 कितना बना है। SO2 के मोल्स निकाल लो ना पहले। बेटा मोल्स ऑफ SO2 पता है क्या करोगे? आप रेशो ले लो AS2S3 और SO2 के दरमियान। क्या रेशो है बेटा? 2:6। 2:6। बच्चों अगर 2 मोल AS2S3 के होंगे तो SO2 के 6 होंगे। 2:6 है मतलब 1:3। अगर 2 मोल AS2S3 के होंगे तो SO2 के 6 मोल बनेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो अगर बेटा इतने मोल्स होंगे ना AS2S3 के, 8.05 टाइम्स 10 रेज टू पावर -4, तो SO2 के x मोल होंगे। x यहां से निकाल लो, x इज इक्वल टू 8.05 टाइम्स 10 रेज टू -4 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 2। 2.41 टाइम्स 10 रेज टू -3। 2.41 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3 आ गया बेटा। ये मोल्स आ गए बेटा। वॉल्यूम भी निकाल लो ना कहीं से ही। बेटा वॉल्यूम भी यहीं से निकाल लेते हो। देखो मेरी बात सुनिए, वही ओ लेवल्स वाला कॉन्सेप्ट है। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24, तो इतने मोल्स का कितना होगा? बस मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो भाई। तो इसको ऐसे कर लो, वॉल्यूम ऑफ SO2 बताना है आपने। वॉल्यूम ऑफ SO2, 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो बेटा इतने मोल का कितना होगा? 2.41 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 2.41 times 10 raised to power -3 multiplied by 24. You will get the volume of SO2 0.0579 cubic decimal। आयशा बेटा इसको चेक कर लीजिएगा एक दफा। चेक कर ले बेटा इसको एक दफा, यही आंसर आ रहा है आपका भी। अच्छा, अब बेटा ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। अब इसको जरा संभाल के रखो, ठीक है? अब पता है क्या मसला है? अब सिर्फ ये देखो कि ऑक्सीजन कितनी बची है। देखो मैंने एक काम तो कर लिया ना, ये तो मैंने कर लिया भाई। वॉल्यूम ऑफ SO2 फॉर्म्ड मैंने निकाल लिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना बच गया है। ये कैसे निकालेंगे भाई? ये ऐसे निकालेंगे बच्चों। अब आपने ऑक्सीजन के साथ काम करना है, ठीक है? ऑक्सीजन एक्सेस में है ना, तो आपका टारगेट ये है वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट
अनरिएक्टेड, ये आपका टारगेट है। अब ये आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तो मोल्स निकालो ना, कि मोल्स कितने यूज हुए, फिर उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, फिर बेटा उसको 0.1 से माइनस कर दोगे। ये देखो ना, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है उसने। तो बेटा पहले मोल्स निकालते हैं, ये आपकी मेन हेडिंग है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ये आपने अब निकालना है बच्चों। तो इसके लिए इस तरह करो, रेशो लो, AS2S3 वर्सेस O2। बेटा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल इसके होंगे तो 9 मोल इसके होंगे, 2:9, 2:9। तो AS2S3 के मोल्स यूज कितने हुए? 8.05 टाइम्स 10⁻⁻⁴। तो O2 के कितने होंगे? X होंगे। बस X निकाल लो बेटा यहां से। X इज इक्वल टू 8.05 टाइम्स 10⁻⁻⁴ टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 2। यू विल गेट द आंसर। ये कौन सा आंसर आएगा बेटा? ये आंसर आएगा कि कितने मोल यूज हुए, कितने मोल यूज हुए बच्चों। टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 2, 3.62 मोल्स ऑफ O2 यूज्ड कितने हैं? 3.62। बेटा वॉल्यूम में कैसे जाएंगे? बेटा वॉल्यूम में कैसे जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड कौन बताएगा? क्या डायरेक्ट कर दूं बेटा? जगह नहीं है नीचे, डायरेक्ट कर दूं 3.62 टाइम्स 24? कोई इतराज तो नहीं है? डायरेक्ट कर दूं? 0.0869। इतना वॉल्यूम यूज हो गया है भाई, इतना वॉल्यूम खत्म हो गया है। बचा कितना है? इसमें से माइनस कर दो ना। बचा कितना है भाई? इसमें से माइनस कर दो। किसमें से? इसमें से। ये देखो, है ना? तो अब बेटा ये करने जा रहा हूं मैं, अब बेटा मैं ये करने जा रहा हूं इसमें। कोई और कलर यूज करता हूं पहले तो। इतनी अब आप लोगों को यहाँ कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट, 0.1 में से माइनस कर दो 0.0869, ये बच जाएगा बेटा। ये नहीं कर रहा बेटा मैं अभी। वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट कितना आया? अभी नीचे वाला SO2 भी तो ऐड करना है ना उसमें बेटा। SO2 भी अभी उसमें ऐड करना है, ठीक है ना? 0.1 माइनस 0.0869, 0.0131। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? टोटल वॉल्यूम जिसमें O2 का भी होगा और SO2 का भी होगा, ऐड कर दो बस। 0.0131 प्लस SO2 का नीचे है 0.0579। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, अस्मा कह रही है 0.1 कहाँ से है बेटा? ये देखो, ये ऑक्सीजन का 0.1 वॉल्यूम है, नजर आया बेटा? ऑक्सीजन का इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 0.1। तो वहां से मैंने माइनस कर दिया ना, लेफ्ट हो गया। फिर टोटल वॉल्यूम बेटा इसको ऐड कर दो बस मैं। 0. कितना आ रहा है? 0.071। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये समझ आया? पता नहीं है, नहीं क्वेश्चन अच्छा है वैसे, ये है ना, काम अच्छा खासा करवा रहा है। आयशा बाप का क्वेश्चन नहीं हुआ, वो होगा, बेफिक्र रहें। ये एक दिन और लगाएंगे बेटा, एक दिन और लगाएंगे इस पर, तो ये हमें हमने भागना नहीं है। एक दिन और लगाएंगे। मंडे वाला नहीं, बल्कि मंडे क्यों लगाएंगे भाई? आपको बताया तो है कल, लेकिन हमने MCQs डिस्कस करने हैं, तो वो आपसे हुआ ही नहीं है बेटा। लेकिन नंबर भी तो देखो ना, 4 नंबर है, मजाक तो नहीं है इसका। मोहम्मद रेयान 4 नंबर है बेटा। 4 नंबर इतने आसानी से तो नहीं देगा ना आपको कैम्ब्रिज। तो वर्किंग करवाइए, लेकिन मार्क्स भी तो दे रहा है साथ में बेटा। कल तो हाँ, कल बेटा हमारी क्लास होगी सेम टाइम पर, ठीक है ना? मैंने जो एक क्लास मिस की थी मंडे वाली, वो कल, कल का दिन रख लेते हैं ना बेटा। कल का दिन रख लेते हैं आयशा, कल का दिन हम रख लेंगे इस पर।
इसको मजीद कर लेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीक से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दें बस, इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन में ये कह रहा है, मोल्टन KClO3 reacts with glucose C6H12O6। और देखो बेटा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है और KCl बन रहा है। KClO3 melts at 630 Kelvin. At this temperature, both carbon dioxide and H2O are gases। तो बेटा जिस टेम्परेचर की वो बात कर रहा है ना, 630 केल्विन पर, उस पर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, वो कह रहा है वाटर भी गैस है। Use the ideal gas equation to calculate the volume in cubic meter of 1 mole of gas at 630 Kelvin and this pressure 1.00 times 10 raised to power 5 Pascal. Show your working, give your answer to 3 significant figure। बेटा तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें इस तरह करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ। और आपको पता है उसमें वो बेसिक चीज क्या चेक करता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, कि आया बच्चा जो है वो यूनिट कन्वर्जन सही कर रहा है या नहीं कर रहा। यूनिट कन्वर्जन बेसिकली वो आपकी चेक करेगा इसमें, ठीक है। तो बेटा यूज करते हैं इसको। आपने वॉल्यूम निकालना है ना, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बड़ा वॉल्यूम निकालना है तो V इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय P, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, देखो यस, 1 mole ऑफ अ गैस, मोल्स आर गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, प्रेशर इज गिवन, आर की वैल्यू गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो V इज इक्वल टू N1 है बच्चों, ये देखो 1 mole ऑफ अ गैस, 1 mole ऑफ अ गैस, तो N1 है। R 8.31 है। टेम्परेचर कितना है बेटा, 630 केल्विन, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है, 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर 5 पास्कल्स। कि बच्चों क्या आंसर आ रहा है इसका, 0.0524। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज नोट करो, आप कहेंगे सर हमने तो ओ लेवल्स में पढ़ा था कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये इस तरह क्यों है भाई, ये चेंज क्यों है। पहली बात, पहली बात, ये जो वॉल्यूम आप बता रहे हो ये रूम टेम्परेचर पर नहीं है, ये 630 केल्विन पर है बच्चों। अगर रूम टेम्परेचर पर होता ना और रूम प्रेशर पर होता तो फिर वही होना था 24 क्यूबिक डेसीमीटर, और अगर क्यूबिक मीटर में जाना है तो 24 डिवाइडेड बाय 1000 कर देते, है ना। लेकिन ये क्योंकि वॉल्यूम बेटा टेम्परेचर चेंज है ना 630, इसलिए वॉल्यूम तो चेंज होगा ना बेटा। गैसेस का जो वॉल्यूम है वो तो टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अच्छा अगले पार्ट पर आओ, अगला पार्ट इसी से लिंक्ड है, ठीक है। कह रहा है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट कंप्लीटली विद मोल्टन KClO3। ये बेटा ग्लूकोज है 5 ग्राम, राइट। और ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली विद मोल्टन KClO3। यूज योर आंसर टू D1। ये बेटा यूज करना है अपने आंसर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज एट 630 एंड दिस प्रेशर। ठीक है बेटा, आपके पास ग्लूकोज के बारे में बता रहा है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है। और आप ये बताओ कि जब ये ग्लूकोज कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होंगी। KCl तो गैस नहीं है बेटा, इन दोनों की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। कह रहे ये बताओ, अगर 5 ग्राम ग्लूकोज बर्न होता है, डिकम्पोज होता है या कन्वर्ट होता है, तो बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि 630 पर ना वाटर भी गैस है। तो कह रहा है कि अगर 5 ग्राम ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हो तो बताओ कितने कितना वॉल्यूम इन गैसेस का बनेगा, ये आपने बताना है। तो सुनो, मोल निकाल लो पहले ग्लूकोज की।
ग्लूकोज का एमआर पता है कितना होता है बेटा? 180। ग्लूकोज का एमआर होता है बच्चों 180। ये देख लो ना इधर, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो ये 180 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करो बेटा, 0.02, 0.0278, ये मोल्स आ गए, ठीक है। दीज आर दी मोल्स। किसके मोल्स हैं? ये ग्लूकोज के मोल है बेटा। अब आप मुझे ये बताओ, 1 मोल ग्लूकोज, बेटा 1 मोल जो ग्लूकोज है ना, 1 मोल ग्लूकोज कितना, कितने मोल्स गैसेस के बनाएगा? 1 मोल ग्लूकोज कितने मोल गैसेस के प्रोड्यूस करेगा? ये आप लोग सोच के बताओ। शाबाश, हरिया बच्चों। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, वाटर भी गैस है, क्योंकि 630 केल्विन की बात कर रहे हैं, उसने बताया बोथ आर गैसेस। तो अब आप बेटा यहाँ रेशियो बनाओ ना। 1 मोल ग्लूकोज 12 मोल गैसेस बना रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूं, तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना, तो पहले मोल ऑफ गैस निकालूंगा ना, तब वॉल्यूम की बात आएगी। तो अब मैं 1 मोल यहाँ लिखता हूं ग्लूकोज, यहाँ लिखता हूं टोटल गैसेस। 1 मोल जो है ना, 12 मोल बना रहे हैं। 1 मोल जो है बेटा, वो 12 मोल्स बना रहे हैं। 1 मोल ग्लूकोज 12 मोल गैसेस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ग्लूकोज के कितने मोल हैं बच्चों? 0.0278 मोल्स। कितने मोल्स गैसेस बनाएंगे? ये मोल्स में आएंगे अभी आपके पास आंसर। x इज इक्वल टू 0.0278 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 0.3336 मोल्स ऑफ गैसेस। गैसेस के मोल्स आ गए, वॉल्यूम नहीं आया बेटा, अभी गैसेस के मोल्स आए हैं। अब पता है क्या करो, अब इन मोल्स को वॉल्यूम में लेके जाओ भाई। अब मोल्स को वॉल्यूम में लेके जाओ, और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में है। और उसने कहा है यूज योर आंसर टू D1, यूज योर आंसर टू D1। बच्चों, बच्चों मुझे बताइएगा, मेरी जो है आवाज लैग कर रही थी, या एकदम बस ये डिस्कनेक्ट हुआ है, या शुरू से कोई पहले आपको आसार नजर आना शुरू हो गए थे? लैग कर रही थी, एकदम हुआ है। आयशा, आपका नेट का मसला होगा भाई, मेरा ख्याल है कि अब ठीक है। आयशा बताओ जरा। ओके। अब बच्चों देखो, अच्छा यहां तक बात होगी थी, मुझे बताओ। यहां तक बात होगी थी बच्चों? ये भी लैग कर रहा है। 0.3336 मोल ऑफ गैसेस, ये आपने टोटल मोल गैस के निकाल लिए। यहां तक बात होगी थी बच्चों या नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई थी बताओ, फिर मुझे पीछे से जाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, होगी थी, ठीक है। अब बेटा आपने करना क्या है बताओ तो सही, क्या चाहते हो? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज। टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा? तो बस सिंपल है, इस मोल को गैस में कन्वर्ट कर दो, इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, लेकिन यूजिंग योर आंसर टू D1 बच्चों। 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम है? जल्दी से बोलो बच्चों, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम है? लैग कर रहा है मेरा ख्याल है, अभी भी लैग कर रहा है बच्चों, अभी भी। 1 मोल गैस का वॉल्यूम आप निकाल चुके हो ना, तो बस ठीक है, यहाँ लिखो 1 मोल जो गैस होती है उसका वॉल्यूम होता है 0.0524। तो बच्चों इतने मोल्स का 0.3336 मोल्स का कितना वॉल्यूम होगा? एक्स।
x यहां से आप निकाल लो, 0.3336 टाइम्स 0.0524, यू विल गेट द आंसर बच्चों। जी आयशा, आप समझ आ गई? आपके लिए करवाया था भाई क्वेश्चन, समझ आ गई है? अच्छा, अब बेटा इस तरह करते हैं, कुछ बॉन्डिंग से रिलेटेड कैलकुलेशन के अलावा कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ताकि आपको ये भी तो समझ आए ना कि बॉन्डिंग से अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने कैसे करना है। इसी को देख लेते हैं चलो। सुभान, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई बेटा? हैंड रेस करो जरा, हैंड रेस करो बेटा, मैं समझा देता हूँ अभी, क्योंकि अभी तो ये भी किया है। नहीं, मुझे ये बताओ, पहली बात है कि डीएम में तो निकालना नहीं है, मीटर क्यूबिक में निकालना है, ठीक है? डीएम में आप क्यों निकाल रहे हो? और मुझे ये बताओ कि हैंड रेस करोगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि, नहीं आपका फिर भी गलत आएगा ना, अगर आप यूनिट कन्वर्ट भी करोगे आपका 7.977 आ रहा है, तो ये तो नहीं आना चाहिए भाई। आंसर तो आना चाहिए 0.017। कोई मसला है तो हैंड रेस कर लो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। चलो बेटा ये करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो भी आपको, बाकी ये भी आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है जी। बेटा 22 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे डिस्क्राइब द वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू सिल्फर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो ओ लेवल्स का होना चाहिए क्वेश्चन। सिलिकॉन टू सल्फर, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन्स होते हैं, 15 प्रोटॉन्स, 16 प्रोटॉन्स। बेटा अब क्या होगा बताएं? एटॉमिक साइज क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है? The melting point of silicon is 1410. The melting point of sulfur is 113. Explain this difference. बच्चों ये बात जरा इसको देखें कि भाई दोनों सेम पीरियड में है, एक सिलिकॉन है एक सल्फर है ना? अगर आप सिलिकॉन का एटॉमिक मास देखें 28 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, एटॉमिक मास में भी कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन इज 1410, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 113। देखो बेटा आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप ये सोचो कि भाई इनके स्ट्रक्चर किस तरह के हैं। अगर आप सिलिकॉन को देखोगे ना बेटा, सिलिकॉन, सिलिकॉन का फॉर्मूला बताओ बच्चों, हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन? यहां से बात स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या है? SI, ओके। सल्फर का क्या फॉर्मूला है बेटा? नो, सल्फर का फॉर्मूला S8 होता है। सल्फर का फॉर्मूला क्या है? S8। आप कहेंगे कि सर हम तो पूरी जिंदगी S लिखते आ रहे हैं, भाई वो आप लिखते हो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन जो सल्फर का फॉर्मूला है ना वो S8 है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं। इसी तरह फास्फोरस का फॉर्मूला भी सुन लो, फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। फास्फोरस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? P4। सल्फर का फॉर्मूला क्या है? S8। ये चीजें याद करने वाली हैं। अब सिलिकॉन बच्चों जस्ट लाइक डायमंड है, चौथे ग्रुप में है ना बेटा, कार्बन सिलिकॉन। जिस तरह कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, जिस तरीके से कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ना कि एक कार्बन चार के साथ, फिर अगला कार्बन चार के साथ, फिर अगला कार्बन चार के साथ, फिर अगला कार्बन चार के साथ, सेम फॉर दी सिलिकॉन। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या है बेटा अगर आप जरा देखो, आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, बेटा ये आगे कंटिन्यू होता जा रहा है भाई। तो बताओ, एक साइड पर ये सिलिकॉन है जो सेपरेट आउट ही होता जा रहा है। सल्फर का स्ट्रक्चर बेटा ऐसे है, देखो 8 एटम है ना सल्फर के,
ये W बनता है, W बन गया, बस को डबल कर दो, मैंने तो इतना याद किया हुआ बस। ये सल्फर का स्ट्रक्चर होता है। माशाल्लाह से फिर लगता है लैग कर रहा है, क्या मसला है भाई ये? बच्चों मुझे ये बताओ कि ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो और बताओ इसमें सिंपल कौन है, जाइंट कौन है, अब बताओ सिंपल कौन है, जाइंट कौन है भाई इसमें? सल्फर इज सिंपल। उसकी रीजन ये है बच्चों, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स। एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, बस खत्म। आगे स्प्रेड आउट नहीं हो रहा। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर तो डायमंड की तरह है, हर सिलिकॉन चार 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 के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। तो बच्चों अगर आपने सिलिकॉन को मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक व्हाट? अगर सिलिकॉन को ब्रेक करना है, मेल्ट करना है, तो यू नीड टू ब्रेक व्हाट बेटा? क्या ब्रेक करना होगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स। और अगर बच्चों आपको S8 को मेल्ट या बॉयल करना है स्टूडेंट्स, तो S8 में क्या होगा? वीक IMF। तो इसको लिखने का तरीका क्या, सुनो। सबसे पहली बात ये बताओगे स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये बताओगे कि सिलिकॉन हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर एंड सल्फर हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये पहली बात होगी। सिलिकॉन हैज अ जाइंट एंड सल्फर हैज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। अब बेटा अब ये बताओ, सिलिकॉन के अंदर in order to melt you need to break the covalent bond in silicon, and in order to melt the sulfur you need to break the weak IMF। ठीक है ना? in order to melt silicon you need to break strong covalent bond, and in order to break sulfur, in order to melt sulfur you need to break weak IMF। अभी बात पूरी नहीं है बच्चों, जगह नहीं है, लेकिन मैं तीसरा पॉइंट आपको इस बार ही बताता हूं। अब आप बताओ कि मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड देन IMF। ठीक है बेटा। अफान मुझे ये बताओ, अगर आप इसको डायमंड की तरह सोचो ना, अगर आपको डायमंड को मेल्ट करना होगा तो क्या करना होगा? सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना होगा या ईच एंड एवरी बॉन्ड यू नीड टू ब्रेक? हाँ अफान, अगर आपने डायमंड को, हाँ तो इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो S8 है ना, बस इसके ये वीक IMF को तोड़ो तो ये बेटा इसके ये मेल्ट हो जाएगा। वीक IMF को तो आपने बेटा लास्ट लाइन क्या लिखनी है बेटा, कि मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड देन IMF। कंपैरिजन में ना आपने दोनों को बार बार कंपेयर करना है कि देन IMF, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है Bi2O3 इज अ येलो इनसॉल्युबल सॉलिड दैट मेल्ट्स एट 1090 केल्विन। द मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। डिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। हाँ बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी एग्जामिनर स्ट्रक्चर की बात करेगा तो आपके माइंड में ये दो कीवर्ड में से एक आना चाहिए, कि जाइंट और सिंपल। और बॉन्डिंग में वो कहना चाह रहा है कि आयोनिक है, मेटेलिक है, या कोवलेंट है। तो बच्चों जब वो ये कह रहा है कि येलो इनसॉल्युबल सॉलिड दैट मेल्ट 1090 केल्विन, अगर केल्विन से समझ नहीं आ रही, -273 करके देखो, फिर भी काफी ज्यादा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है भाई मेल्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये, अच्छा दूसरी बात कि जाइंट स्ट्रक्चर है। इस हाई मेल्टिंग पॉइंट से क्या समझ आ रही है? जाइंट स्ट्रक्चर। देखो ना, चाहे जाइंट कोवलेंट हो या जाइंट मेटेलिक हो, लेकिन है जाइंट।
क्योंकि क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। तो जाइंट स्ट्रक्चर का कैसे पता चला कि हाई मेल्टिंग पॉइंट जब भी होगा तो वो जाइंट स्ट्रक्चर होगा बच्चों। द मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो बॉन्डिंग भी समझ आ गई भाई। मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको मेल्ट करोगे तो उसमें फ्री आयंस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आयोनिक बॉन्ड भी है भाई, आयोनिक बॉन्ड। तो बेटा जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट एज इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जाइंट जाइंट स्ट्रक्चर बेटा बॉन्डिंग में आयनिक बताओगे ना, और हुआ जब बॉन्डिंग बताओगे तो फिर आप आयोनिक बता दो, ठीक है। बॉन्डिंग में आपने आयनिक बताना है। और अब आप बताओगे दूसरी बात कि इट हैज आयोनिक बॉन्डिंग क्योंकि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। दूसरी बात आप यहां अलग बताओ ना, इट इज आयोनिक कंपाउंड because it conducts electricity in molten state। अगर बेटा वो आपको नहीं बताएगा ना, वो बताएगा, क्यों नहीं बताएगा बेटा, हिंट देगा, ठीक है ना, हिंट देगा, कोई प्रॉपर्टी बताएगा आपको, तभी आप बता सकते हो ना बेटा। बेटा कोई हिंट देगा फातिमा नासिर, कोई हिंट देगा, ठीक है। देखिए जरा देखिएगा, कह रहा है ग्रुप 14 एलिमेंट शो a change from non-metallic to metallic character down the group. Table 3.1 shows some properties of two group 14 element carbon and tin in their standard state। बेटा ये ग्रुप 4 के बता रहा है, ग्रुप 4 में आप देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो उसने एक टिन लिया हुआ और एक कार्बन लिया हुआ है, ग्रुप 4 की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा है। कह रहा है जी के स्टेट एंड अपेयरेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है बेटा 25 डिग्री पर, स्टेट एंड अपेयरेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर, कार्बन ग्रे शाइनी सॉलिड और टिन सिल्वरी सॉलिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेगा बेटा तो क्या लिखेंगे? नहीं सुबहान क्या हो गया, 4 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है भाई, कम से कम कोई 10 क्वेश्चन का टारगेट रखो, 4 तो कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी भाई? गुड कंडक्टर। टाइप ऑफ बॉन्डिंग बेटा ग्रेफाइट में कौन सी बॉन्डिंग होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। ग्रेफाइट में कार्बन टू कार्बन शेयरिंग हो रही होती है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। जॉइंट स्ट्रक्चर है, मैंने आपको मेटल्स के बारे में क्या बताया था बेटा? ऑल मेटल्स हैव, क्या बताया था? ऑल मेटल्स हैव जॉइंट और सिंपल। मेटल्स के स्ट्रक्चर क्या बताए थे? जॉइंट स्ट्रक्चर। ऑल मेटल्स हैव जॉइंट स्ट्रक्चर। फिर वो ये कह रहा है बेटा कि ये बताओ, आइडेंटिफाई द लैटिस स्ट्रक्चर शोन बाय ग्रेफाइट। कह रहा है कि ग्रेफाइट का लैटिस स्ट्रक्चर क्या होगा? लैटिस का तो वो रेगुलर अरेंजमेंट बता रहा है, स्ट्रक्चर से मुराद ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताओ, सिंपल है या जॉइंट है? सिंपल या जॉइंट? क्या है? जॉइंट है, ओके। अच्छा बेटा मैं ना जॉइंट स्ट्रक्चर लिखता हूं, आप अगर मार्क्स स्कीम में देखेंगे वो जॉइंट मॉलिक्यूलर लिखता है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताई थी ना ये बात कि मैं इस मॉलिक्यूलर से एग्री नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि भाई मॉलिक्यूल का वर्ड आपको मैंने बुक का रेफरेंस भी दिखाया था, आप लोगों को ही दिखाया था ना बेटा, बुक से आपको दिखाया था ना आप लोगों को कि जॉइंट के साथ स्ट्रक्चर। लेकिन जाहिर बात है हमने मार्क्स स्कीम को फॉलो करना है, तो मार्क्स लेने के लिए बेटा आप जॉइंट मॉलिक्यूलर लिख दें। अदरवाइज मॉलिक्यूल का वर्ड आप सिंपल के साथ लगाते हैं, जॉइंट के साथ ना स्ट्रक्चर लगाते हैं कि ये जॉइंट स्ट्रक्चर है बस। मॉलिक्यूल अगर लगा दिया इसका मतलब है फिक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल चलो आपने मार्क्स लेने हैं तो लिखें आप जॉइंट मॉलिक्यूलर। इतना कोई जो है ना सख्त वो नहीं है ये, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अक्सर जो अच्छी बुक्स लिखी होंगी ना बेटा वो कभी भी जॉइंट के साथ मॉलिक्यूलर नहीं लिखेंगे। व्हाई टिन हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो बहुत सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मेरा ख्याल है क्लास खत्म कर देनी चाहिए इतने आसान क्वेश्चन करने के बजाय। इट हैज
मोबाइल या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बेटा अब इस तरह करो ना कि आप लोगों ने ये पूरा करना है खुद, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है। ये तो आपको उसमें करा दिया था बेटा, यहाँ भी डाला हुआ है इन्होंने, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने कर लिया बेटा ये, ठीक है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, मैंने आज देखा है ये। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रोकन ड्यूरिंग मेल्टिंग, क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एमजीओ में कौन सी होगी आयोनिक, Na2O में आयोनिक, SiO2 के अंदर मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग है। H2O के अंदर बेटा जब आप इसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो। SO2 के अंदर क्या होगा बेटा, SO2 के अंदर आपकी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस भी हैं और लंदन फोर्सेस भी हैं, ठीक है। अच्छा नीचे उसने की भी दी हुई है। गुड। ब्रेक करें, बहुत मजे की वर्कशीट है भाई, ये देखें। MRF क्यू निकालना है, ये भी आपको आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई कल बेटा 10 o'clock क्लास होगी, 10 o'clock इंशाल्लाह, ठीक है। मोल स्टेट ऑफ मैटर के MCQs थोड़े से तैयार करके आइएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।